स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप लोग अपने चैट बॉक्स में अपना नाम, एज और सिटी लिखते जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेम, एज और सिटी, ताकि सबको पता चले कि हम कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। नेम, एज एंड सिटी, ये 3 चीजें। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आ गया पुणे से त्विषा, दिल्ली से ताहिर जी, दीप्ति जी। ठीक है, हर ये फास्ट, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। नेम, एज, सिटी, ओनली नेम, एज, सिटी। ठीक है, उससे मुझे एक आइडिया ये लग जाएगा कि हम किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस सिटी से हैं, तो एग्जाम्पल्स लेने में थोड़ा सा आसानी रहेगी और कोई इसका पीछे रीजन नहीं। ठीक है, तो मुझे अभी तक देख के मुझे ये पता चला है, जितना मेरे पास डेटा आया है, कि लगभग लगभग मेट्रो सिटी से ही लोग हैं। टीयर 2, टीयर 1 मेरठ से रोशन लाल अग्रवाल जी हैं, और दूसरा मुझे जो डेटा आया है वो 30s के एज में लोग मुझे मिले हैं। एक भोपाल से नीरज जी हैं। ठीक है, तो 2 डेटा मैं बहुत रफ मैं आप बता सकता हूँ कि जो मुझे लोग मिले हैं वो ये है कि वो अपने 30s 35 के एज के लोग मिले हैं। मेट्रो सिटीज से ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि दिल्ली का डेटा मेरे पास सबसे ज़्यादा आया है, तो मे भी थोड़ा बहुत इसको हम चेंज कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट चीज जो हम चलने वाले हैं, जो आपको लिखना है अगेन, कि आपके लाइफ का फाइनेंशियल गोल क्या क्या है। जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मेरे लाइफ के 3 फाइनेंशियल गोल हैं। सिंपल फाइनेंशियल गोल जिसे कहते हैं। पहला फाइनेंशियल गोल है मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग। दूसरा फाइनेंशियल गोल है मेरे चाइल्ड एजुकेशन। तीसरा फाइनेंशियल गोल है कि हाँ जी, एक अपना घर हो जिसमें हम ओल्ड एज में रहे। दिस फाइनेंशियल गोल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आपके कुछ हो सकते हैं। आपकी सीक्वेंस में लिखेंगे कि नंबर 1 किसको आप दे रहे हैं, नंबर 2 किसको दे रहे हैं और नंबर 3 किसको दे रहे हैं, एक बार में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप चाइल्ड एजुकेशन नंबर 1 हो सकता है किसी के, जो भी आपका मन करे, आई डोंट नो। ठीक है, एक एक करके नहीं लिखेंगे, एक ही में 1 2, जो आपके 2 हैं तो 2 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए। ठीक है, जैसे कीर्ति बजाज जी का पहला है चाइल्ड एजुकेशन, सेकंड है रिटायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रिटायरमेंट बिग हाउस, सरिता यादव जी का। ठीक है, रिटायरमेंट होम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेटिंग, बिकॉज उसी के बेसिस पे हम आगे क्लास को बिल्डअप कर पाएंगे। रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, रिटायरमेंट। ये चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, रिटायरमेंट कौन था वो एक बार, सीए। सीए इज नॉट फाइनेंशियल, अच्छा चाइल्ड एजुकेशन लिखा होगा। ठीक है, बाई कार, अच्छा बाई कार इज फाइनेंशियल गोल। ठीक है, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, एक्सलेंट, जितना तेज जल्दी जल्दी लिखेंगे उतना अच्छा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आज की क्लास केवल और केवल पार्टिसिपेटिव होने वाली है। जितना लोग आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आपके बेनिफिशियल होने वाला है आपका। ठीक है, तो मुझे जो दिख के आया ऐसा, फिर मैं बता रहा हूँ, चाइल्ड एजुकेशन रिटायरमेंट मैंने बोला है, इसलिए आप देखिए आपका 3rd 4th 5th गोल भी हो सकता है। किसी का यूरोप टूर हो सकता है, किसी का मे बी कि हाँ जी कोई आप एल्डर होम बनाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। किसी का कोई आई डोंट नो, अपने अपने अपना किसी किसी का कुछ भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि जो मैंने बोला आप वही लिखते चले जाएं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने हिसाब से यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैंने कहा कि आप लिखेंगे तो थोड़ा सा एक आइडिया डेटा मिल जाएगा मुझे परफॉर्म करने के लिए, बताने के लिए आपको। तो मेरे को जो अभी तक मिलकर आया है, होम आया है, चाइल्ड एजुकेशन आया है और रिटायरमेंट आया है, ये 3 आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, उसका आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। वाइफ लिख दें, हस्बैंड लिख दें, बच्चा लिख दें, जो भी है। माई पेरेंट, मदर। ठीक है, माई किड्स, पेरेंट्स, वाइफ, चाइल्ड, मदर। ठीक है, चिल्ड्रन। पर्सन, पर्सन में कोई माई फैमिली लिख रहा है, फैमिली इज नॉट डिफाइंड, ऐसे आप नहीं बता सकते प्लीज। वाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, डॉटर। ठीक है, तो और आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर्स। हम लोग 43 लोग हैं, तो कम से कम 20-25 आंसर तो आने चाहिए सिस्टर। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको नेम, एज, सिटी बताना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन था
योर गोल इन द लाइफ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, somebody have started with the car, somebody have started with the house, somebody have started with the maximum of you have written child education। मैं आपको बता रहा हूं, अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लासेस अटेंड करने के बाद भी और फाइनेंशियली एजुकेटेड कहलाने के बाद भी अगर आपका पहला, मैं फिर बता रहा हूं, इमोशनल चीजें अलग होती हैं और फाइनेंस अलग होता है। फाइनेंस और इमोशंस कभी भी मर्ज नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप फाइनेंस की प्लानिंग करें तो आप अपने इमोशन को छोड़ देते हैं, इमोशंस को ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर आप इमोशंस में आके फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो आप हमेशा और हमेशा परेशान रहते हैं। ये लाइफ का एक कड़वा सत्य है, इसको आप जो समझता है वो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आता। तो इसमें द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल ऑफ एनीवन्स लाइफ, वो उसकी रिटायरमेंट होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने चाइल्ड एजुकेशन को नंबर 1 दिया है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि चाइल्ड एजुकेशन नहीं करनी है, चाइल्ड एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसे नहीं खर्च करने हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे को पढ़ाने के लिए आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप फॉरेन पढ़ा सकते हैं, आपके पास जैसा पैसा हो वैसा पढ़ा सकते हैं। और किसी में भी पढ़ा के आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं जी मैंने यहाँ पढ़ाया तो मेरा बच्चा तो अच्छा बनेगा। इसका कोई कोई कहते हैं ना, कोई रिलेशन नहीं है। अपनी तरफ से हम बेस्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम केवल बेस्ट कर सकते हैं। तो आप कहाँ पढ़ा, लेकिन जब आप ओल्ड एज में हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, आप डिपेंडेंट हो जाएं उसी बच्चे पे, तो आपको क्या दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपको दिक्कत ना आए, उस बच्चे को दिक्कत आए। जिस बच्चे को आप कह रहे हैं चाइल्ड एजुकेशन, जो इमोशंस, आप जिस इमोशन की बात कर रहे हैं, उसी बच्चे को आप परेशान करेंगे अगले 20, 25, 30 सालों तक। तो जो इमोशन जो आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को हैप्पीनेस दें, उसको पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप सबसे बड़ा बर्डन उसी बच्चे पे बनेंगे। तो अगर आपको उस बच्चे की खुशियां चाहिए, जो कई लोग, देखिए, अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग को नंबर 1 माना है, इट्स एक्सीलेंट, लेकिन अगर आपने 2 माना है तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर अगर आप चाइल्ड एजुकेशन करा देते हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप उस बच्चे के लिए एक्चुअल में एक दिन बर्डन बन जाएंगे। और मैं प्लीज इसको अदरवाइज नहीं, हमें पता है हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप में हम लोग 44 लोग जुड़े हैं, मैं तो एकदम क्लियर आप लोगों के सामने एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, मैं अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहा। वो गांव में है, मैं उनको कहता हूँ यहाँ आ जाओ, वो नहीं आ सकते बिकॉज उनके इमोशंस हैं, उनके चीजें जुड़ी हुई हैं। वो यहाँ आते हैं, 1 महीना 2 महीना रहते हैं सोसाइटी में, किससे बात करें क्या करें, वो यहाँ नहीं आते। और मैं अपनी चीजें छोड़ के यहाँ से वहां नहीं जा सकता। मैं 2-4 दिन साल में 6 महीने में मिलने जाता हूँ, आते हैं, होली दिवाली में विश करते हैं, यही कर पाते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हाँ हमने मम्मी के लिए ये भेज दिया, वो भेज दिया, गए तो ये लेकर आए, वो लेकर आए, लेकिन एक्चुअल में अपना जीवन तो वही जी रहे, वही जी रहे। हमें लग रहा है कि हाँ हम बहुत करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो भी उनके जीवन में। तो लाइफ में अब अगर हमारे साथ ऐसा है, हम नहीं कर पा रहे, तो क्या कल को हमारा बच्चा जिसको हम पढ़ा रहे हैं, उसकी कल को बेंगलोर में जॉब लगेगी, कनाडा में लगेगी, ऑस्ट्रेलिया में लगेगी। हम अगर अपनी खुशी के लिए हम ये कहते हैं कि नहीं जी तुझे तो वहां नहीं जाना, हमें देखना है, तो एक्चुअल में हम उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, एक्चुअल में हम उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, जिस चाइल्ड एजुकेशन को आज आप प्रायोरिटी देने की बात कर रहे हैं। और अगर वो वहां चला जाता है और आप जिस सोसाइटी में रहे हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल रहते हैं, जब ओल्ड एज में जाते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें भी कि चलो जी मैं भी तुम्हारे साथ वहां जाऊं, तो वो सुबह ऑफिस जाएंगे, आप घर में दिन भर बैठे रहेंगे, आप बोर होंगे, आपसे कोई, तो जब आप किसी से दिन भर बात नहीं करते तो आप एक्चुअल में डिप्रेशन में आते हैं। इसलिए आप अगर अपनी नेटिव जगह पर हैं तो वो एक्चुअल में आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए जरूरी होता है, वो अच्छा होता है। तो वो दैट इज नॉट ए बैड थिंग कि आप अपने सर्कल में, तो इसलिए इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, उसमें जो मुझे आंसर मिला, उसमें किसी ने हस्बैंड लिखा, किसी ने वाइफ लिखा, किसी ने सिस्टर लिखा। एक्चुअल में यहाँ पे आंसर आपका माई सेल्फ होना चाहिए था, खुद होना चाहिए था। अगर यू योर सेल्फ शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ,
अगर आप अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है तो लाइफ में आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप बाई फाइनेंस, बाई हेल्थ, बाई हैप्पीनेस, यू आर नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर योर सेल्फ। आप दूसरों के लिए हमेशा और हमेशा बर्डन ही होंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लाइफ में है वो आप खुद हैं। आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने को वॉक का टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने को खाना खाने का टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ जी हम कुछ पढ़ें, रीड करें, ये करें, तो इसका मतलब अपनी मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप किसी भी अल्लाह को, खुदा को, भगवान को, जीसस को, जिसको भी मानते हैं, उनके लिए बैठने के लिए 5-10 मिनट टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। आपको लग रहा है कि आप बेटे के लिए कुछ कर रहे हैं, बेटे के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक समय के बाद इसलिए नहीं कि वो खराब होंगे, इसलिए कि वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, आप देखिए जब आप अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो वो बच्चे, उनका भी एक करियर आएगा, वो भी एक टाइम होगा, उनके भी बच्चे होंगे, वो भी उनके पास टाइम ही नहीं होगा, तो वो आपके लिए कहां से टाइम दे पाएंगे? वो आपके लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। उस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने लिए टाइम दीजिए। कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से करेंगे, वो आपको देखना है। तो इन चीजों के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, अदरवाइज मैं चल रहा हूँ आगे बढ़ने। किसी को कुछ बोलना चाहता है कोई? एनी वन ऑफ यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस टॉपिक जो हमने अभी बात किया, इसमें किसी का और कोई व्यू हो? मे बी यू मे हैव डिफरेंट व्यू। एनी वन ऑफ यू है किसी का कोई व्यू? क्या हम आगे बढ़ें? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक कैलकुलेशन करेंगे आज हम। आपका प्योर फाइनेंशियल लर्निंग है, किसी को इसमें दुखी नहीं होना, किसी को इसमें खुश नहीं होना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, इस सोसाइटी में मैं 2016 में शिफ्ट हुआ था, 2016 में शिफ्ट हुआ था। और मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी शिफ्ट हुए थे। किसी ने खरीदा, कोई रेंट पे आया, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। जो भी मतलब फ्रेंड्स कुछ बन गए यहाँ पे, कुछ उसी के आसपास ही। नाउ जनरली गुड़गांव जैसे शहर में, दिल्ली जैसी जगह पे हमें लगता है कि अगर हमारा घर हो तो बहुत अच्छा ही हमारा इमोशंस होता है। और घर के वैल्यू, जब मैंने उस समय आया था तो शायद 1 करोड़ के आसपास ये घर थे, 90 लाख के आसपास घर थे। आज खरीदने जाओ तो 2 करोड़ के आसपास ये घर, करीब 2016 से 6-7 साल में लगभग डबल हो गए, डबल हो गए। क्या हमने कोई रैली मिस कर दी? क्या हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि उस घर को खरीदा नहीं, हम रेंट पे रहे? या उन लोगों ने कोई अचीवमेंट कर ली? इसका क्या इफ बट है, इसको हम सीखेंगे। और अगर क्या अपॉर्चुनिटी लॉस एक कंसेप्ट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, इकोनॉमिक्स में, उस कंसेप्ट को हम सीखेंगे। क्या अपॉर्चुनिटी मैंने लॉस की या उन्होंने लॉस किया, इसको हम जानेंगे। और आपने अगर आज घर खरीद रहे हैं या खरीदने वाले हैं, खरीद चुके हैं, आप किसी भी एक 3 कैटेगरी में होंगे। एक कि आपने लास्ट फ्यू इयर्स में आपने घर खरीदा, एक यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस, और एक थर्ड नहीं जी अभी नहीं खरीदना, देखेंगे। ये में थर्ड सिचुएशन बेटर होगा। चैट बॉक्स में अगर हम लिखें तो ऑलरेडी बॉट, प्लानिंग टू बाय, नॉट थिंकिंग एट ऑल। 3 चीज लिखेंगे। फर्स्ट, ऑलरेडी बॉट हाउस, प्लानिंग टू बाय हाउस, और नॉट थिंकिंग टू बाय, एटलीस्ट एट प्रेजेंट। प्लानिंग ऑलरेडी बॉट, प्लानिंग ऑलरेडी बॉट, ठीक है। नॉट थिंकिंग वाला एक आया था अभी कोई, नॉट थिंकिंग, ठीक है। और प्लानिंग ऑलरेडी बॉट, ठीक है। प्लानिंग आई हैव अ हाउस, दैट मीन्स ठीक है, बहुत है। नॉट इंटरेस्टेड वाले भी हैं, अच्छा। नॉट थिंकिंग, जल्दी जल्दी मैं आप लोग का आंसर का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग मिल गए हैं नॉट थिंकिंग वाले भी। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप, मेरा क्या विचार है, तो मेरा विचार है कि जब लाइफ के रिटायरमेंट एज में हम आ जाते हैं, जब ये पता है कि अब इस सिटी में मुझे रहना है,
यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे बच्चे कहीं चले भी जाए तो मुझे यहीं अपना लाइफ रहना है और यही करना है। उस सिचुएशन में आ जाए और ये मेरा एक घर होगा, इसी में मैं रहूंगा, इसके तब तक हमें घर नहीं खरीदना चाहिए। ये मेरे अपने पर्सनल विचार है, मैं फिर बता रहा हूँ। घर एक इमोशन होता है और इमोशंस और फाइनेंस दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। इमोशंस एंड फाइनेंस दो अलग अलग चीजें हैं। सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ। आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाएंगे तो वहां पर एक कौन सी एक हीरोइन है, उसकी एक फोटो लगी होगी सिग्नेचर ग्लोबल का ऐड करते हुए गुड़गांव के आसपास। अगर आप देखेंगे, अपना घर तो अपना होता है, बाकी सब तो सपना। आई थिंक विद्या बालन, आई थिंक शायद, इफ आई एम करेक्ट। ठीक है, सपना होता है। उस बैंक ब्रांच वाले से पूछेंगे कि भाई ये ब्रांच कब खोली थी, कहेगा 20 साल पहले। कब चल जाएगा अगले 50-100 साल? कितने में खरीदी? तो कहेगा मैंने तो रेंट पे ले रखा है। तो वो, क्योंकि वहां पे उसका कोई इमोशंस नहीं है, एक्चुअल में उसका इमोशन नहीं है। उसने अपनी कैलकुलेशन की है, खरीदने में क्या कॉस्ट लगती है और रेंट पे लेके रहते हैं तो क्या प्लस माइनस है, वो उसने कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो उन चीजों को देखो। मैं जैसे आपको बताया था, इस सोसाइटी में 6 साल पहले जब मैं आया, कॉस्ट बढ़ने लगी, खुश हो गए लोग जिन्होंने खरीदा था, मैंने नहीं खरीदा। मुझे लगा यार मैं भी खरीद लेता तो शायद ऐसा होता। अभी कुछ दिन पहले पता चला कि हमारे पीछे एक लैंड थी, उसको डीपीएस ने खरीद लिया। अब वहां कंस्ट्रक्शन होगा, सोसाइटी के बीच में से बसें जाएंगे। अब वो जो सोसाइटी में जिन्होंने घर खरीदा था वो दुखी हो गए कि यार क्यों खरीद लिया, यहाँ तो अब दिक्कत होगी। तो एवरीथिंग हैज प्लस एंड माइनस, वो आपको देखना है क्या होगा कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि बसें जाती है हर सोसाइटी, गुड़गांव के तो मुझे देखा हर सोसाइटी के अंदर बसें जाती हैं, हर सोसाइटी के अंदर स्कूल हैं। आप 45 सेक्टर में जाए, 46 सेक्टर में जाए, 48 सेक्टर में जाए, हर में स्कूल है, तो ऐसा होता है। तो ये सब चीजें प्लस माइनस है, आपको देखो। मैं आपको कुछ डेटा दिखाने जा रहा हूँ। इस डेटा को पहले हम वर्क करेंगे। सबसे पहला डेटा मैं दिखाता हूं आपको, एवरेज रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। जब भी हम बात करेंगे तो हम एवरेज की बात करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एवरेज 10 ईयर रिटर्न ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हैज बीन 10%। ये ईटी मनी का आर्टिकल है, मैं अपना कुछ नहीं बता रहा हूं। और अगर मैं इन इंडिया के यहाँ पे फॉर लास्ट 25 ईयर्स ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो ये करीब मुझे 6 से 8%, 30 ईयर्स का रिटर्न अगर मैं देखता हूं तो 6 से 8% का रिटर्न आता है। यही प्रॉपर्टी की एक्चुअल में रिटर्न जो इंडिया में वही है, वो आती है। लोगों को लगता है नहीं जी बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। इंडिया में जो सबसे हॉट प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है, वो जितना मेरी नॉलेज है, बाकी आप लोग जानेंगे, वो है डीएलएफ। डीएलएफ नाम, गुड़गांव में एक डीएलएफ जो है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हॉट प्रॉपर्टीज। डीएलएफ के प्लॉट्स आए थे, अगर मैं सही हूं तो शायद 2085, सॉरी 1985 के आसपास वो प्लॉट्स आए थे। और शायद उन्होंने 60,000 या 70,000 कुछ ऐसे बेचे थे रजिस्ट्री वजिस्ट्री आके। मैं मान के चलता हूँ एक मिनिमम 1 लाख रुपए में वो प्लॉट आए थे। ठीक है जी। अब 85 से आज, आज उस प्लॉट के दाम, जो बहुत छोटे प्लॉट है मैं आपको बता रहा हूं, आज उस प्लॉट के दाम 1,50,00,000 के ऊपर होंगे, नो डाउट। 1,50,00,000 के ऊपर होंगे। ये हमारे हो गए, आई थिंक इससे ज्यादा तो जीरो ये बढ़ा भी नहीं रहा, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूं इसके थ्रू बढ़ाने के लिए। 96 लाख, 1 करोड़ ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को और कम कर देते हैं ताकि प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट हो जाए। इसको हम 75,000 ही दे देते हैं। ठीक है, ताकि ये प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट हो। और ईयर 85 से अगर आज हम लेते हैं 2023 में, तो ये करीब करीब आपके 38 ईयर्स हो जाते हैं। 38 ईयर्स हो जाते हैं। मैं इसको 35, तो हमें लगता है कि ये देखिए, मैं इंडिया के हॉटेस्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जिसने 15% का CAGR दिया। हमें देख के लगता है कि हाँ जी 75,000 की चीज थी 1.5 करोड़ की हो गई, देख के लगता है, लेकिन एक्चुअल में जो रिटर्न है वो 14-15% का है। और ये आपको बता रहा हूं, जब मैं ये आपको ये चीज बता रहा हूं तो दिस इज द बेस्ट वाला। ऐसे भी हैं जिन्होंने भिवाड़ी में खरीदा, वो आज माइनस में है। ऐसे भी हैं जिन्होंने नोएडा में खरीदा, उसकी क्या स्थिति है। कुछ लोगों ने द्वारका में खरीदा, वहां क्या है। कुछ लोगों ने दिल्ली में एक संगम विहार है, उसको संकट विहार बोलते हैं लोग, वहां भी खरीद लिया। किसी ने फरीदाबाद में खरीदा, फरीदाबाद की ग्रेड आधे हो गए, गुड़गांव बढ़ गया। तो ये एवरेज, क्योंकि ये उसी तरह है कि जैसे आप शेयर खरीदते हैं, किसी ने यस बैंक का शेयर खरीदा और किसी ने HDFC का शेयर। सिंपल सा कर,
आप वाला बढ़ गया तो इसलिए आपको लग रहा है मेरा अच्छा प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है, और किसी का कम हो गया, और आप ही ने 4 खरीदोगे, कोई ऐसा होगा जिसको जो आज बिक भी नहीं रहा हो। तो जब भी हम कोई भी हम रैशनल डिसीजन की बात करते हैं, तो रैशनल डिसीजन इज ऑलवेज ऑन एवरेज। एवरेज पे बात करेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप ये कहेंगे मेरे दादाजी ने एक ये खरीदा था, आज वो ऐसा हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा जिसने विप्रो खरीद लिया था ना 10,000 रुपए का मात्र 1985 में, वो आज कितने करोड़ का हो गया वो सोच भी नहीं सकता। तो अगर हम ऐसी बात करें तो उससे कोई फायदा नहीं है। एवरेज इक्विटी आपको क्या रिटर्न देती है, एवरेज आपको गोल्ड क्या रिटर्न देता है, एवरेज आपको प्रॉपर्टी क्या रिटर्न देती है। तो ये एक सिंपल डेटा। तो मैंने आपको एवरेज दिखाया कि एवरेज जो प्रॉपर्टी, जो बेस्ट प्रॉपर्टी है उसने 15% दिया, जबकि इक्विटी में बेस्ट वाले ने तो पता नहीं कितना दिया, उसका तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं अगर आप देख लेंगे तो। लेकिन और अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करता हूं एवरेज की, जो आपने यहां पर देखा, ध्यान से देखिएगा, जो आपने एवरेज देखा प्रॉपर्टी में जो 6-8% बनते हैं 25 सालों में, अगर मैं यही आपको प्रॉपर्टी की जगह यहाँ पे निफ्टी दे देता हूं, निफ्टी देता हूं, तो ये जो एवरेज रिटर्न है ये 14.2% का है निफ्टी का रिटर्न। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कम से कम 50% ज्यादा है। अगर वो 10 मैक्सिमम, वो जो एवरेज का मैक्सिमम था, कई रिपोर्ट्स हैं तो उसमें 10 भी दे देते हैं, तो आपका ये 15% हो रहा है, जो 14% हो रहा है, तो 40% का रिटर्न आपको ज्यादा है। अगर इसको समझना है तो ये 40% के रिटर्न से क्या हो सकता है, मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखा देता हूं कि अगर मेरा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, सॉरी मैं कैलकुलेटर थोड़ा सा डिफरेंट वाला यूज करूंगा सो दैट कि ये देखिए, आप लोग को ये चीजें इसलिए सिखाता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। लमसम कैलकुलेटर यहां देखें, अगर इस 1 लाख रुपए को आपने 25 साल के लिए, अगर आपने 10% पे किया, 10% जो प्रॉपर्टी का था, तो उसकी वैल्यू होती है 1 लाख को 25%, 10% पे, तो ये मेरा कुछ, मैंने कहीं कुछ गलती, आई नो द इन्वेस्टमेंट अमाउंट पीरियड 25 साल 10% दिया, तो ये फ्यूचर वैल्यू 10.83 लाख दिखा रहा है। नहीं, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, एक सेकंड में, चलिए इस पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। आपने कहा 1 लाख, ध्यान से देखिएगा, 1 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए, अगर 10% पे, ठीक है, और 25 साल, ठीक है, 1 लाख रुपीज करंट कॉस्ट है, इन्फ्लेशन मैंने ले लिया आपका 6% का इन्फ्लेशन लेता हूं, तो 25 साल में उसकी वैल्यू होती है 6% के, वो 4,29,138 रुपए होती है 1 लाख की वैल्यू आपके 6% इन्फ्लेशन से। और अगर मैं इस इन्फ्लेशन को 10% ले लेता हूं जो आपने कहा था, तो ये वैल्यू हमारी 10 लाख, यहाँ पे भी वही आ रहा था मेरे को, तो 10 लाख, यानी करीब करीब आपका 25 साल में 10 टाइम्स हो जाता है। लेकिन अगर इसी को आप 14% जो इक्विटी दे रहा था उसको लेते हैं, तो ध्यान से देखिए ये 26 लाख होता है। आपको वहां पे तो 4% ही दिख रहा था, ध्यान से इस बात को समझिए, देखने में वो 4% दिख रहा था। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर 10% मिलता है जो प्रॉपर्टी पे है, तो 25 साल में 10,83,000 होते हैं। लेकिन जो इक्विटी का और 14% जो दिख रहा है निफ्टी का, ये आपके 26 लाख होते हैं। यानी अमाउंट आपका 2.5 गुना हो जाता है, 2.5 टाइम्स हो जाता है। व्हाट डज आई वांट टू से, कि देख के आपको 4% जो दिख रहा है, ये 4% हर साल जुड़ जुड़ के
आपकी अमाउंट को 2.5 गुना कर देता है। अगर आप घर 25 साल पहले खरीदते तो वो 25 साल में 10 गुना हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपके 25 टाइम्स हो जाती है। सिंपल कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। फिर वही बात है, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन एवरेज। तो जब हम एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी की भी हम बात नहीं करेंगे और हम एक्सेप्शनल शेयर की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि 25 साल पहले किसी को नहीं पता था कि टाइटन खरीदना है या एचडीएफसी खरीदना है या आपको विप्रो खरीदना है। अगर किसी को नहीं पता था, सबने कुछ कुछ लिया, एवरेज क्या रिटर्न आया उसकी बात करते हैं। तो जब हम एवरेज देखते हैं तो आपने अगर निफ्टी खरीद लिया, कुछ नहीं नॉलेज है, आपको पता ही नहीं है कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, अच्छे शेयर क्या होते हैं, अच्छे शेयर कैसे चूज करते हैं, आप सिंपल निफ्टी जैसे आज के 25 साल बाद कौन सा शेयर 25 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा, और कौन सा 6% ही बढ़ेगा, कौन सा डूब जाएगा, नहीं पता। एवरेज क्या होगा, अगर आप निफ्टी खरीद लेते हैं, निफ्टी NSE 100 खरीद लेते हैं, उसके सारे शेयर लेते हैं, तो ये मान के कितना 14-15% का रिटर्न दिख रहा है, ये मान के चलते हैं। जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन अगर आता है, इंडिया की जीडीपी 6-7%, इंडिया का इन्फ्लेशन 6-7%, 14% का रिटर्न मिलता है, तो आपका ये होगा कि 25 साल में वो 25 टाइम्स आपका हो जाएगा। 25 साल में 25 गुना आपका पैसा आ रहा है। ये एक बहुत अच्छी रिटर्न होती है एज कंपेयर टू गोल्ड और एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी। नाउ अब मैं आपको लोगों को सबके सामने एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, उन लोगों के लिए जिसने घर खरीद लिया है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लीज आपके लिए इसको मैं बिल्कुल किसी को एनकरेज या डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, ये दिस इज प्योर एजुकेशन। आपको इसको देखना है एंड देन यू हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। आपको अपने डिसीजन लेने हैं। फिर जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका इमोशंस आते हैं, थोड़ा सा आपका फैमिली मैटर्स आते हैं, थोड़े से आपके फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, बिकॉज डिसीजन इज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन फाइनेंस। मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं इमोशंस नहीं पढ़ा सकता। इमोशंस एक अलग चीजें होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जानने के लिए कि सपोज मैं उस घर की कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा जिस घर में मैं खुद रहता हूं। वहां से एक वैल्यू से हम सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, और अकॉर्डिंगली आप लोग अपने अपने घर का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए गुड़गांव में एक घर है। अगर मैं उस घर की बात करता हूं, चलो वैल्यू थोड़ा सा आसान करने के लिए, इस घर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं आसान करने के लिए मैं कहता हूं जी 1 करोड़ का एक घर ले। गुड़गांव जैसे शहर में इससे कम में कुछ आता नहीं है। 1 करोड़ का आप एक घर लेते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एवरेज इस समय तो वैसे 8 से ज्यादा, लेकिन मैं 8 भी दे देता हूं, 20 साल का टेन्योर हो, तो आपको 20 साल में टोटल 2,74,000 रुपए देने पड़ते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 83,000। प्लीज इसको लिखेंगे। आप यही कैलकुलेटर अपना advisorcoach.com पे खोल लेंगे। वहां पे आप जिस घर को विजुअलाइज कर रहे हैं या जो घर खरीदना चाहते हैं उस घर की वैल्यू डालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8-9% का इस समय चल रहा है। एवरेज दे देंगे, 9 मैंने नहीं डाला, 7 भी मैंने नहीं डाला, मैंने एवरेज 8 डाल दिया। 9% के आसपास मुझे लगता नहीं। अगर गूगल करना है तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ होम लोन इंटरेस्ट रेट्स, एक मैंने ऐसे ही गूगल किया तो जनरली जो क्या आता है उससे एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। जनरली देखिए 8.75, 8.75, 8,9,997 आपको दिख रहा होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी होम लोन का क्या इंटरेस्ट रेट इस समय चल रहा है। कहीं 9.5 भी है, कहीं कुछ भी है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोफाइल आपको ऊपर नीचे मिलता रहता है। तो मैंने एक 8 ले लिया, बीच का फिगर ले लिया। वैसे 8 के नीचे तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन ये भी बीच का फिगर नहीं है। मैंने फिर भी एक ऐसा ले लिया कि हाँ, तो अगर मैं 9 ले लेता हूँ तो ये तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। अगर मैं इसको 9 ले लेता हूँ जो आज का रेट है, तो इसके हिसाब से तो ये 2.15 हो जाता है। लेकिन मैं इसको, यानी आप अगर ये सिंपल, वैसे आपको लेमन के लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 1 करोड़ का 1 लाख के आसपास EMI बनती है और 1 करोड़ का 2 करोड़ रुपए आपको 20 साल में देते हैं। जनरली यही डेटा कहता है कि जो आप देते हैं वो लगभग 20 साल में डबल देते हैं।
ये एक घर का कैलकुलेशन है। आप 1.5 करोड़ का लेंगे तो 20 साल में आपको 3 करोड़ देना पड़ेगा। आप 50 लाख का लेंगे तो आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर इसमें से कुछ डाउन पेमेंट कर देंगे तो आपकी ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वैल्यू लमसम यही चलता है। नाउ अब ये तो हो गई आपके घर की जो आपने पेमेंट किया, ध्यान से समझिए। अगर ये घर हम खरीदते नहीं, हम इस घर को देखते हैं कि ये आज के 20 साल बाद ये घर हो कितने का जाएगा, या हम खरीद लेंगे तो भी उतने का ही होगा और नहीं खरीदेंगे तो भी उतने का ही होगा। एक कैलकुलेशन ये भी करके देखते हैं कि ये घर आज के 20 साल बाद एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन कैलकुलेटर मैंने यूज किया। ये सब चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप लोग फाइनेंशियल डिसीजंस अकॉर्डिंगली ले सकें। हम लोग टीचर्स हैं, टीचर्स को ये चीजें पता होना चाहिए। अगर मैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6% लेता हूं और 20 साल लेता हूं तो 20 साल के बाद इस घर की वैल्यू 3 करोड़ 20 लाख होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 साल में आज 1 करोड़ का घर है, आपने 20 साल में 2 करोड़ रुपए दिए हैं और उस घर की वैल्यू 3 करोड़ 20 लाख होती है। 20 साल में इतनी हो जाती है, तो करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख का आपको प्रॉफिट होता है पूरे 20 साल में। यही है। अगर 6 की जगह आप 7 देंगे तो थोड़ा सा आप और मान लीजिए, ये लीजिए 7 भी करके देख लीजिए। वैसे इतना एवरेज इन्फ्लेशन इंडिया में कभी रहता नहीं है। एवरेज इन्फ्लेशन हमारा 5-6, जो अगर आप देखोगे, ये भी कभी भी कुछ भी कैलकुलेशन करना हो तो सिंपल देखिए, आज के टाइम पे एवरेज, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एवरेज इन्फ्लेशन इन इंडिया इन लास्ट, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इन्फ्लेशन रेट, तो आप करीब 6-6.5 यही मिलेगा आपको। एवरेज इन्फ्लेशन 2060 से यहाँ पे डेटा है, ठीक है। आपको 7, किसी साल में 15 भी हो गया, किसी साल में 4 भी हो गया, लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे तो आपको डेटा जो है वो 6-7% ही मिलेगा आपको। कई इसीलिए हमेशा कहते हैं कि कोई भी कैलकुलेशन हम एवरेज पे ही कर पाएंगे, एवरेज के बियॉन्ड नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे तो यहाँ 3 भी दिख रहा होगा, 4 भी दिख रहा होगा। ना मैं 3 करूंगा, ना 4 करूंगा, ना 5 करूंगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा आपका एवरेज पे, जो कि मैंने 6 दे दिया। तो इससे आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपने हैंड रेज किया था, प्लीज। सर ये लैंड पे है या फिर फ्लैट्स वगैरह पे है ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन? दोबारा सर बोलो। ये जो सर ये लैंड पे है या फिर फ्लैट्स वगैरह पे ये है? एवरेज प्रॉपर्टी है बेटा, ये क्या है, एवरेज प्रॉपर्टी है। अगर मैं लैंड का लूंगा वो 1% बढ़ जाएगा, और फ्लैट का लोगे तो 1% कम होगा। ऐसा ही होता है। होता क्या है, अपने अपने दोनों के प्लस एंड माइनस है। अगर आप फ्लैट लेते हो उसका अप्रिसिएशन कम होता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी ज्यादा होती है, उस पर कोई कब्जा उब्जा आसानी से नहीं होता। लैंड लेते हो उसके अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो हर चीज के कुछ प्लस कुछ माइनस है। लैंड उसी को लेना चाहिए जो कि थोड़ा ताकतवर है, कि अपना कब्जा वब्जा से बचा सके, देख सके। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। एक आम इंसान के लिए ये करना इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी, ठीक है। तो हम इसीलिए हम एवरेज की बात करते हैं, इसीलिए कि हाँ। नाउ तो आई होप आपने इस चीज को देख लिया कि हाँ, अगर आप एक घर लेते हैं या नहीं लेते, लगभग लगभग 20 साल में वो 3 टाइम्स के आसपास हो जाता है। 20 साल में उसकी आप उसका 2 टाइम्स पेमेंट करते हैं और 20 साल में वो 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हम इस घर को ना लें। एनी वन ऑफ यू प्लीज राइट। मैं चाहूंगा कि अगर 1 करोड़ के आसपास का घर है, थोड़ा नॉलेज सबके पास है, अगर 1 करोड़ के आसपास का घर है तो उसका रेंट आपके सिटी में कितना होना चाहिए, एक जिस भी सिटी में आप रहते हैं। कि अगर एक घर है, जो घर 1 करोड़ का है, कोई फ्लैट है या कोई घर है, तो उसका रेंट किसी ने 30,000 लिखा है, किसी ने 40,000 लिखा है, क्या बात है, 20,000, ठीक है। नीरज जी ने 20,000। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर द एवरेज आंसर्स। मैं लेके चलूंगा। किसी ने 25,000 लिखा है, 25, 25, 25, ठीक है। और 40। सईद अख्तर जी, सईद अख्तर जी, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी हो जिस जो 1 करोड़ की है, उसका 40,000 रुपये रेंट है, तो दैट इज वेरी वेरी गुड डील। मैं आपको लोग का एक रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपको 4% से ज्यादा, 4% या उससे ज्यादा रेंट देती है, तो उसे आपको तुरंत खरीद लेना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं
वो 2.5-3% के आसपास का रेंट देती है। तो जो 25-30 वाले लोग हैं वो एक हैं, सही है। ऐसा हो सकता है कि आपका घर कहीं आपने ऐसे एरिया में बना दिया है जहाँ पे कॉल सेंटर्स खुल गए हैं, कोई कॉलेज खुल गया है, वहां पे आपको वो लड़के आ गए हैं, मिल गया है, वो एक एक्सेप्शनल चीजें होती हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, हम एवरेज की बात करते हैं, इसलिए मैंने सबसे डेटा दिया, और ये है 25-30 हजार इज द एवरेज। नाउ अब मैं जो कैलकुलेशन आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है। मैंने आपको बताया आज की हमारी क्लास है फाइनेंशियल फ्रीडम। आज एक आप लोग को मैंने आपको लिख के दिया था, आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी है हमारे 2 लोगों के लिए। हमारी मेंटरिंग फ्री होने वाली है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। कौन होगा मुझे नहीं पता, नो डाउट उन्हीं में से होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। और जो लोग, कोई है जो मेंटरिंग ऑलरेडी अटेंड कर रहा है, मेंटरिंग का ऑलरेडी 25,000 रुपये पेमेंट कर चुका है, ऐसा कोई है जिसने ज्वाइन कर रखा है? जो मेंटरिंग ऑलरेडी, मेंटरिंग वाले क्योंकि 1-to-1 उनको क्लास मिलती है तो जनरली इस तरह की क्लास लेते नहीं है। तो आप में से कोई 2 लकी लोग होंगे जिनको आज मैं मेंटरिंग अपनी तरफ से फ्री देने जा रहा हूँ। आई डोंट नो हु नाउ। अगर 1 करोड़, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, 1 करोड़ के घर का रेंट जो है, रेंट है 25-30 हजार रुपये, मैं 30 मान लेता हूँ चलिए, और 1 करोड़ के घर की EMI अभी हमने देखा 85-86, डिफरेंस है 50,000 रुपए का। इसी डिफरेंस पे हम सारी कैलकुलेशन करें। मान लीजिए, क्योंकि आज के जमाने में जब आप फ्लैट्स में रहते हैं, जब आप सोसाइटीज में रहते हैं, किसी ने लिखा सर काश ये मैं जीत जाऊं, आई डोंट नो कौन जीत जाएगा। दिस इज तो देखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ मच यू आर पार्टिसिपेटिंग, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 1 करोड़ के घर का EMI है 80-85,000 रुपीज। 1 करोड़ के घर की रेंट है आपका 30-30। नाउ आपके 50,000 रुपए हर महीने बच रहे हैं, लेकिन ये 30,000 नहीं रहेगा। ये 30,000 वाला रेंट जो है ड्यूरिंग द ईयर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ये क्या होगा ये भी देख लेते हैं दोबारा। फिर अगर मैं 1 करोड़ के घर के रेंट जो आज 20,000 का है, 20 साल बाद वो कितने का होगा, फिर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर पे ही मैं जा रहा हूं। अगर आज किसी चीज की 20,000 रुपए प्राइस है, 20,000 इज द प्राइस, 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 20 साल बाद उसका प्राइस होगा 64,000। यानी आज से आप रेंट देना शुरू करते हैं, अगर 20,000, अभी सॉरी हमने 25 का फिगर दिया था या 30 का दिया था, 30 का दिया था, चलो 30 का दिया था, हम 30 से लेके चलते हैं क्योंकि मैं वो आपको मेरा काम सिखाना। तो ये 96 जाएगा, यानी आज आपका 30 है और 20वें साल वो 96 होगा। अगर आप इसको एवरेज देखें, आप लोग मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं बहुत सारे, कॉमर्स के टीचर्स हैं बहुत सारे, यानी 90-30 एवरेज जो कही है ये करीब करीब 50-55 60,000 का आपका एवरेज रेंट आएगा इन 20 सालों। अगर ये एवरेज रेंट 20 सालों में, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, 20 सालों में आपका एवरेज रेंट 60 भी आता है तो भी आप 25,000 रुपए हर साल, हर महीने का सेविंग करते हैं इन वर्स्ट सिचुएशन। इन वर्स्ट सिचुएशन जब आप किराए पे रह रहे हैं तो आपको मकान का कोई रिपेयर ये वो कोई टेंशन नहीं है आपका। 20 साल में 20 साल अगर कोई अपने मकान में रह ले, ध्यान से समझिएगा, 20 साल अपने मकान में रह ले तो उस मकान का मुझे तो लगता नहीं कि कुछ भी ऐसा हो जाता है दीवालों के सिवा जो कि आपको चेंज ना कराना पड़े। मैं तो जनरली आपको पाइप भी चेंज करानी है, तार भी चेंज करानी है, किचन भी चेंज कराना है, एग्जॉस्ट भी चेंज कराने हैं, फैन भी चेंज कराने हैं, AC भी चेंज कराना जनरली। ठीक है, किराए के मकान में है तो कम से कम वो सेविंग्स होती है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। मान लेते हैं कि किराए के मकान में शिफ्टिंग विफ्टिंग हो सकती है, 1 बार 2 बार 3 बार आपकी, उसमें कुछ कॉस्ट लग सकता है 20 सालों में। खैर मैं तो 6 साल से एक जगह रह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है हमारा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते। तो भी आप 25,000 रुपए आप हर महीने सेव करते हैं। अब एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं SIP कैलकुलेटर में। अगर आप 25,000 रुपए की SIP करते हैं, 25,000 रुपए की SIP 20 साल करते हैं और आपको
आपको मात्र 12% का रिटर्न मिलता है। ध्यान से देखिएगा, मात्र 12% का रिटर्न मिलता है, तो ये 2.5 करोड़ रुपए होते हैं, ये 2.5 CR होता है। यानी घर की जो कॉस्ट थी, एक्चुअल में जो हमें लगता है कि हमने घर नहीं खरीदा तो हमने कुछ नुकसान कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अभी हमने देखा था 3 करोड़ के आसपास का घर हुआ था, जो हमने कैलकुलेशन देखा तो 3 करोड़। लेकिन आपकी इस पूरे प्रोसेस में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, आप जब चाहें जहां चाहें शिफ्ट हो सकते हैं। जब आपको लगे इस सिटी में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे की एडमिशन यहाँ हो गया है, मेरे बच्चे का स्कूल यहाँ, आप कई बार अपने ग्रोथ को रोक देते हैं ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। आपका जहां घर होता है उसकी वजह से आप सिटी से चेंज नहीं कर पाते, आप कॉलोनी चेंज नहीं कर पाते, पहली चीज। कहां से लिया? दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है, व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू द हाउस, आप डाइवर्सिफिकेशन को जीरो कर देते हैं। क्या होता है, जब आप घर खरीदते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट तो घर में चला जाता है, आपकी EMI 80,000 जाने लगी। यही आप एक आदमी नॉर्मल, मैं मान के चलता हूँ 1 लाख रुपए, आप 2 लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए बचाते हैं, उसमें से 80,000 EMI दे देते हैं। तो आपने अपना बहुत बड़ा पैसा एक जगह डाल दिया, यानी डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट को आप जीरो लगभग कर देते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट ठीक निकल गई तो ठीक है, लेकिन जब अगर आप नोएडा में जाके देखिए, आप गुड़गांव में मेरे साथ आ जाइए, सेक्टर 48-49 की तरफ चले जाइए, आपको ऐसे खंडहर बने हुए, इतने फ्लैट्स इतने वो दिखाई देंगे, रहेजा बिल्डर के, तो सुपरटेक बिल्डर के, तो इनके वो किसी की मेहनत हो। आपके साथ हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन जिनके साथ हो जाता है ना, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा FD में, थोड़ा PF में, थोड़ा शेयर्स में लगाते हैं तो आप डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उसको घर में डाला तो ये आपने एक ऐसा रिस्क लिया कि जी आप सारे पैसे से विप्रो के शेयर खरीद रहे हैं, विप्रो बहुत अच्छा कर गया तो अच्छी बात है, और खराब कर गया तो पता नहीं क्या हो सकता है, बिल्डर भाग जाए, खराब हो जाए, या बढ़े ही ना, वहां पे डेड हो जाए, कोई प्रॉपर्टी किस तरह की है। ताहिर अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। ताहिर अहमद जी। सर, ये जो आपने रेंट का बोला 6%, हाँ तो रेंट जनरली सर 10% बढ़ता है हर साल। सर, अब मैं जानना चाहूंगा, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो 10 साल से रेंट पे रह रहे होंगे, 10 साल से। कोई आप में से कोई भी ऐसा बताइए जिसका 10 साल का 10% का रेट बढ़ने का है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा होता है जनरली। मैं एक घर में गया, वो 11 महीने में 10% बढ़ा देता है, 1 साल 2 साल रहते हैं, फिर वो वैल्यू इतनी हो जाती है कि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। कोई ऐसा है जो कहे कि हाँ जी 10 साल से मेरा जो रेंट है वो हर साल 10% बढ़ा हुआ है? एनी वन ऑफ यू प्लीज। 5% लगता है मुझे, मैं तो नहीं नहीं, कोई 5% बात नहीं, बढ़ता है। मैं मान रहा हूँ ताहिर जी की बात की एकदम। मैं एनी वन ऑफ यू, देखिए कोई सर लॉन्ग टर्म में एक ही मकान में कोई नहीं देता, ठीक है। और कोई एनी वन ऑफ यू जो कहे कि हाँ जी मैं 10 साल से, अगर आप 10 साल से एक मकान में रह रहे हैं जिसमें 10% रेंट बढ़ता है, चलिए, या तो मकान मालिक बहुत अच्छा होता है, उतना रेंट बढ़ाता नहीं, तब आप रहते हैं, या मकान मालिक उतना बढ़ाता है तो कोई 10 साल उस मकान में नहीं रहता। एनी वन ऑफ यू, मैं तो देखिए मैं नहीं जानता कितने लोग जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं, लेकिन कोई लिखना चाहे तो लिखिए। तो आई होप ताहिर अहमद जी आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो एक साल ऐसा होगा कि 10% बढ़ा, लेकिन 10 साल का जब आप डेटा देखेंगे तो आपका रेंट 10% नहीं बढ़ा। आप देख, कोई भी एनी वन ऑफ यू अपना 10 साल पहले का रेंट देखिए, आज का रेंट देखिए, आप एवरेज कैलकुलेशन करके देखिए, 10% नहीं बढ़ा होगा, एवरी ईयर 10% का रेट नहीं होगा वो, ठीक है सर। तो वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है कि हाँ 10% इट विल बी इंक्रीज, लेकिन होता नहीं है जनरली वो। देखिए, चाहे रेंट हो, चाहे घर की कॉस्ट हो, ये सारी चीजें जो बढ़ती हैं ये आपके इन्फ्लेशन से क्लियर, जो इन्फ्लेशन रेट होता है उसी के आसपास बढ़ती है। वो 10% लिखा जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा कि मैं एक मकान में 20,000 पे लिया, 10 साल में 40 हो गया, मैं वहीं पे हूँ, नहीं। वो 10 साल में 30 होगा तभी मैं वहां पे हूँ, 28 होगा तभी, अदरवाइज मैं कहीं और देखूंगा जहां 25 में जाऊंगा, फिर वो 10% बढ़ना शुरू होगा, ऐसे ही होता है। ठीक है सर, तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया कि जी घर खरीदना या नहीं खरीदना, ये बहुत बड़ा, अगर हम नहीं खरीदते तो बहुत बड़ा लॉस नहीं करते, जो कई बार हमारे मन में आता है कि नहीं हमने घर नहीं खरीदा तो बहुत। घर ना खरीदने के अपने प्लस माइनस है, घर खरीदने के अपने प्लस माइनस है। आपके पास एक सेफ्टी आती है, एक सिक्योरिटी आती है, एक इमोशन आता है। आप रिश्तेदारों को कहते हैं मेरा अपना मकान है दिल्ली में, मेरा अपना मकान है मुंबई में, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं,
इससे मैं जो आपको ये प्रूफ करके पूरे डेटा के थ्रू बताना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि नहीं खरीद के आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होता है। अगर फायदा नहीं होता तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होता। ये मैंने वो डेटा दिया है जो एकदम एवरेज डेटा है। मैंने ये नहीं बताया कि अगर उस पैसे को सुनील त्रिपाठी की मेंटरिंग के साथ एक अच्छी इक्विटी में करोगे और वो अगर 18% का रिटर्न देगा तो पैसा कितना बन जाएगा, वो मैंने आपको बताया नहीं। वो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं तो अपनी इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूं और मेरा रिटर्न का एक अलग तरीका है। मैं आपको एकदम एवरेज बात कर रहा हूं कि अगर आपको कोई नॉलेज ना हो, आप 4 अच्छे म्यूचुअल फंड में खरीद रहे हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा, कोई भी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देख रहे हैं, 20 साल का डेटा देख रहे हैं, बड़े आराम से 12% का रिटर्न देता है, बड़े आराम से। 20 साल का डेटा उठा लीजिए, आप कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड उठा लीजिए, एवरेज आपको मतलब कोई 14 देता है, कोई 10 देता है, एवरेज आपको 12% बड़े आराम से। और कोई अगर SIP कर रहा हो पिछले 10 साल से लार्ज कैप इक्विटी फंड में, मिड कैप इक्विटी फंड में, तो वो मुझे बता दे नहीं सर हमारा 10% नहीं आ रहा। एनी वन ऑफ यू, अगेन मैं तो देखिए ओपन लैंग्वेज ओपन क्वेश्चन ले लेता हूं। मेरा एक सिंपल सी बात है, अगर मैं गलत हूं तो प्रूफ में। एनी वन ऑफ यू कोई 10 साल से SIP कर रहा है किसी भी म्यूचुअल फंड में, मैं कह रहा हूं किसी भी म्यूचुअल फंड में, और वो उसका 10% रिटर्न नहीं बन रहा, 12% रिटर्न नहीं बन रहा, तो एनी वन ऑफ यू कैन रेज 12% से कहीं ज्यादा बन रहा है 2012 से अभी तक बन रहा है SBI ना। ब्लू चिप। तो अब ये और जबकि मैं तो जब आप मैं कॉस्ट को मैक्सिमम फैक्टर मान के चल रहा हूं और रिटर्न को मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं, तो मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि घर नहीं खरीदना एटलीस्ट कोई बहुत फायदा नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है। आप किसी ने लिखा 13-14%, मैं 14 क्या, अच्छी SIP अगर आपको अच्छे फंड्स पता है, आपको कैलकुलेशन करने आती है तो बहुत ज्यादा भी होता है, लेकिन 12% तो बहुत एवरेज। नाउ एक चीज जो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। जब आप घर खरीदते हैं तो आपका सारा पैसा आपके यंग एज में आप एक ऐसी जगह लगा देते हैं कि आपका वो उसी में EMI दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब आप घर नहीं खरीदते जनरली, तो आप उस पैसे को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं अच्छे इक्विटी में, अच्छे म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, 2-3-4 जगह लगा के आप जनरली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जल्दी हो पाते हैं। अब मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अब आपको एक एज्यूम्शन लेना है कि आज आप सब रिटायर्ड हैं। द लास्ट पार्ट वी आर एंटरिंग नाउ। आप सब रिटायर्ड हैं। अब आज के डेट पे सोचिए, आप रिटायर हो गए, आपके बच्चे पढ़ बढ़ के अपना अपना नौकरी पे चले गए। अब आज के डेट पे आपका क्या खर्चा है? आपका घर है तो अपना खर्चा लिख लीजिए, और अगर आपका घर नहीं है तो उसमें रेंट ऐड कर दीजिए। प्लीज अपना अपना लिख दीजिए। जैसे आपके आज के रेट पे, फ्यूचर का नहीं सोचना कि इन्फ्लेशन क्या होगा, कुछ नहीं, आज के रेट पे जी मेरे घर में 5,000 की सब्जी आती है, मेरे घर में 10,000 के राशन आता है, मेरे घर में पेट्रोल का खर्चा इतना, ऐसे करते हुए सरिता यादव जी ने 1 लाख लिखा है। और कोई भी प्लीज 2-4-5 लोग 10 लोग लिखेंगे एक एवरेज खर्चा। मान ले रहे हैं आपके बच्चे पढ़ के सेटल हो चुके हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप ऑफिस नहीं जाते हैं, तो फिर आपका घर का खर्चा पर्सनल कितना है? यानी गौरव जवान जी ने 50,000 लिखा है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वेटिंग 1,25,000 में कौन है जीने वाला आज के टाइम पे? बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े हैं लोग, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 50,000 सर हम अकेले हैं ना, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। वेरी गुड, ठीक है, 1 लाख, वेरी गुड वेरी गुड। 1 लाख। तो मैं ये देख रहा हूँ जनरली जो आपका डेटा आप लोगों का आया है वो 50,000 से 1 लाख का डेटा आया है। अब मैं आपके आई ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और मैं आपको प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा और मैं आपको सोल्यूशन भी दिखाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको आपके सामने आने वाली प्रॉब्लम को भी बताऊंगा और मैं उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को भी बताऊंगा। मैं प्रॉब्लम पे लगा के आपको नहीं छोड़ूंगा। अगेन आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर्स कि हाँ हम कहाँ पे हैं। अभी मेरे को 50,000 से 1 लाख के बीच का डेटा दिखा है, तो और कोई अगर 2-4 लोग आंसर दे रहे हैं तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। आप रिटायर हो चुके हैं, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, वो अपने अपने जॉब में लग चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं, मे बी वो आपके साथ रह रहे नहीं रहे, तो आपका अपना घर का खर्चा कितना है? बच्चे आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आप हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अकेले हो सकते हैं, अगर आप सिंगल पेरेंट है तो जो भी सिचुएशन है। तो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर्स। तो अभी तक जो मुझे एक डेटा मिला है वो 1 लाख का मिला है, तो मैं 1 लाख की कैलकुलेशन पे आपको दिखाता हूं। उसको आपका अगर 1.5 लाख है तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, और अगर आपका 50,000 है तो उसको हाफ कर लेना।
तो किसी ने 50-60 हजार लिखा है, ठीक है, आई एम मूविंग इन दैट डायरेक्शन। ध्यान से देखेंगे, 1 लाख का डेटा को मैं लेके चलता हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा डेटा मुझे मिला है और इसी डेटा पे सारी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ देखिए, मैं दोबारा कैलकुलेटर पे गया एडवाइजर खोज के, यहाँ पे मैंने देखा फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। अगर मेरा आज के डेट पे 1 लाख रुपए का खर्चा है, 1 लाख रुपए, 6% का इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है, सुनील त्रिपाठी की एज 43 ईयर्स है, यानी अभी मेरे को रिटायरमेंट लेने में 17 साल बचे हैं। तो मैंने आपसे कहा आप अपने अपने अकॉर्डिंगली लिखेंगे, सबने जो अपना अपना खोलेंगे, यहाँ पे डालिए 1 लाख, अपना 6% ये सबके लिए कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आप 25 साल के हैं तो आपको यहाँ 35 डालना है, अगर आप 40 साल के हैं तो आपको यहाँ 20 डालना है, अगर आप 50 साल के हैं तो आपको यहाँ 10 डालना है, अकॉर्डिंगली रखेंगे। तो मुझे समझ में आता है कि आज के 17 साल बाद अगर मैं कोई खर्चे ना बढ़ाऊं तो भी मेरे घर का खर्चा 2,69,000 यानी 2,70,000 के आसपास होगा विद 6% इन्फ्लेशन। इसमें मोदी जी आए, चाहे राहुल जी आए, चाहे केजरीवाल जी आए, गैस का सिलेंडर कोई बढ़ा दे, कोई कम कर दे, टमाटर के दाम 200 कभी हो जाए, कभी 30 रुपए हो जाए, कैसे भी करते हुए एवरेज इन्फ्लेशन को अगर मैं काउंट करता हूं तो ये करीब करीब 2,70,000 होगा। अब आपका अगर 60,000 है तो यहाँ पे आप 60,000 लिखिए करंट कॉस्ट में। आप इन्फ्लेशन रेट सब लोग 6 डाल दीजिए, किसी को बहुत लगता नहीं और मुझे देखना है तो आप 7 डाल दीजिए। अपनी एज के हिसाब से नंबर ऑफ ईयर्स जो आपके लाइफ के बचे हुए हैं इन रिटायरमेंट वो आप डाल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। जब आप रिटायर होंगे तो आपको हर महीने कितने पैसे की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है। प्लीज, मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। कितने कितने पैसे की जरूरत है। जो 25-25 हजार वाले लोग थे, कुछ लोग बहुत कम वाले, उनको थोड़ा सा आंख पड़ेगा कि अरे यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो उस आंसर का मैं वेट कर रहा हूं कि क्या आप लोगों ने किसी ने कैलकुलेशन किया है। आई एम वेटिंग अगेन। अभी तो केवल वही आंसर आए हैं मेरे पास जो कि अच्छा 1,92,000, 25,000 से 1,92,000 पहुंच गया। ऐसा नहीं होगा तो इसका, हाँ इतना नहीं हुआ। अच्छा मैंने 25,000 करंट कॉस्ट में डाला, इन्फ्लेशन 6% है, हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स अच्छा हाँ 35 नंबर ऑफ हो ईयर्स गया। आपके, हाँ ठीक है आई गॉट इट। आपके केस में नंबर ऑफ ईयर ज्यादा है, नंबर ऑफ ईयर तो ज्यादा है सर तो ये फ्यूचर कॉस्ट 1,90,000 मतलब। हाँ, यानी आपको हर महीने 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी जब आप रिटायर अच्छा होंगे। उस टाइम पे, हाँ, उस ओ टाइम पे हर महीने 2 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे अपने इसी लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो आपका चल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट, नाउ 50। मतलब डबल चाहिए होगा। हाँ डबल, 25,000 से 2 लाख तो ये 8 गुना हो गया। सर अभी तो नॉर्मल चल रहा है ना, अच्छी वाली हाँ चाहिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 6,21,000, ये कौन है? निशांत। 6 लाख कितना खर्चा करता है भाई ये अभी? निशांत, ये मेरा भाई वाला निशांत है सर क्या? हाँ सर अभी अराउंड 1 लाख है सर पर मंथ अच्छा। खर्चा। और कितने साल बचे हुए हैं आपके एज में अभी? 27 बचे हैं सर अभी। वेरी गुड, फिर तो हो जाएगा। वेरी गुड। 6 लाख। जी अब सर। ये देखना है कि उस समय, अब मैं जो आपको रियलाइज कराने जा रहा हूं कि वो जो शुरू से हमने स्टार्ट किया था कि आप अपनी लाइफ में जब आपके बच्चे सेटल हो चुके होंगे, अपने अपने काम में लगे होंगे, उस समय आपको इतने पैसे, अगर आप अकेले हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं जो भी आप, तो इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। किसी का 2,28,000, ठीक है, किसी का 1,07,000। इस पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी। ये पैसा कहाँ से आने वाला है? एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको एक लेमैन के विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर बताता हूँ। एक रूल ऑफ, कुछ लोग 4% कहते हैं, मैं 5% कह देता हूँ। 5% है क्योंकि देखिए कभी भी आप जान लीजिए, एक मैं केस मान लेता हूँ, किसका ले लेता हूँ, कोई एक बताओ कि किसका एग्जांपल ले लूँ। एनी वन ऑफ यू रेज योर हैंड जल्दी से, जो सबसे पहले। मेरा ले लो ठीक, ताहिर। अमन अमन अमन, आपका कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? आपने निकाला कैलकुलेट करके? 60,000 सर, 6,70,143 सर। तो आपका हो गया 6,17,000, 6,17,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी।
पहले महीने में जब अमन रिटायर होके घर बैठेगा, अगले महीने घर चलाने के लिए दोनों बूढ़ा बुढ़िया बैठे होंगे, दाल चावल खरीदना होगा, सब्जी खरीदना होगा, उस समय अमन को 6,17,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए 6,17,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी एक महीने में, यानी एक साल में अमन को करीब करीब 75 लाख रुपए की जरूरत, 75 लाख रुपीज की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा। और ये 75 लाख रुपीज भी 6% इन्फ्लेशन के साथ उस समय थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज जब कंट्री ग्रो कर जाती है तो इन्फ्लेशन रेट कम हो जाता है, तो 6 की जगह 5 हो जाएगा, ये मान लो, ठीक है, एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है। हो सकता है 4 भी हो जाए, 3 भी हो सकता है, लेकिन हम 5 मान के चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारी ग्रोथ कितने दिन मोदी जी रहेंगे, कितने दिन कौन आएगा हमें नहीं पता, तो हमें मान के चलते हैं 5%, ठीक है। यानी करीब 75 लाख रुपए साल की जरूरत पड़ेगी, जो उस 60th ईयर ऑफ लाइफ में आपको 61 वाले में तो 75 लाख चाहिए, लेकिन जब 62 में जाओगे तो वो 5% और बढ़ जाएगा, यानी वो करीब करीब 78,50,000 के आसपास ही होगा, एंड अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। और अगर ताहिर जी की बात कर लें तो शायद ये 10% भी बढ़ सकता है, जो ताहिर जी ने कहा कि, लेकिन मैं 5% का इन्फ्लेशन रेट है तो हम 5% मान, यानी ये अब समझिए कि अगर आपको 75 लाख रुपीज पर ईयर आपको चाहिए, यानी अगर आपने यही किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हुआ है, बुरा सा बुरा रिटर्न मिला 10% मिलेगा, बुरे से बुरा रिटर्न मिला तो 10% मिलेगा, यानी उस समय अगर आपके पास 7.5 करोड़ रुपए होंगे, 7.5 करोड़ होंगे, तो आपको ध्यान से समझिएगा, अभी यहां कहानी खत्म नहीं हुई है, 7.5 करोड़ रुपीज होंगे तो उसका 10% 75 लाख होता है, और उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन 75 लाख से 61 वाले ईयर में तो काम होगा, लेकिन 62 वाले ईयर में आपको 75 लाख मिलेंगे और आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो 78 लाख होगा, तो आपका काम नहीं होगा। तो अब आपको फंड इतना होना चाहिए कि हर बार 5% बढ़ने के बाद भी आपका काम हो जाए। तो इसका रूल है, आप चाहें तो इसको लिख लें, इसे हम कहते हैं रूल ऑफ 5%। रूल ऑफ 5% यही कहता है कि आपका अमाउंट 5% विड्रॉल करने के बाद भी, 5% विड्रॉल करने के बाद आपका अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए। अब कितना पैसा है जिसका 5% 75 लाख होगा, ध्यान से समझिए, वो कितना पैसा है जिसका 5% 75 लाख होगा? एनी वन ऑफ यू, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। कितने पैसे का 5%? 15 करोड़। 15 करोड़। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अगर 15 करोड़ रुपए अमन के पास हैं तो अमन हर साल 5% निकालेगा। अब होगा क्या, 15 करोड़ है, साल में कमाया उसने 1,50,00,000, उसमें से 75 निकाले और बाकी 75 उसके 15 करोड़ में ऐड हो जाएंगे। अगली बार जो रिटर्न आएगा वो 15,75,000 पे आएगा, सॉरी 15,75,00,000 पे आएगा। फिर उसमें से 5% निकालेगा और बाकी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 5% कितना निकालेगा? 78 निकालेगा, क्योंकि वो 5% बढ़ चुका होगा। इस तरह पूरी लाइफ अगर अमन पैसा निकालता जाए, अमन को जिंदगी में कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ये है रूल ऑफ 5%। तो अब आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि आपको कितने कितने पैसों की जरूरत है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। निधि दुग्गल जी, अमन जी, जल्दी से क्या करना है आपको? 1,07,000। 1,07,000 तो आपका मंथली है, पहले इंटू 12 करिए, That's 13 lakhs. 13 लाख। अब 13 लाख किसका 5% होगा? यानी 13 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 100 करिए, तो करीब करीब आपको मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई 2,60,00,000 के आसपास की जरूरत पड़ेगी। बाकी सब लोग अपना अपना करके चैट बॉक्स में डालेंगे, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आपको आपका जो अमाउंट मंथली आपने निकाला था, दैट इंटू 12 इज योर ईयरली, डिवाइड बाय 5 इंटू 100 कर देंगे। डिवाइड बाय 5 इंटू 100 करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कितने फंड की जरूरत है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू लिव द सेम लाइफ, और आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं होगी। जो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की लड़ाई हो रही है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेंशन अपने आप बनता जाए। आपको किसी पेंशन स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना पैसा आपके पास आएगा कि आपकी लाइफ एकदम बहुत आराम से चले।
वो पैसा निकालना है आपको। आई एम रिपीटिंग, सर डिवाइड बाय 5 इंटू into 100, divide by 5 into 100. I am waiting for the answers. I am waiting for the इंटू 20 करवा दीजिए सर, सीधा ही आ into जाएगा। 20 का बात वही है, into 20 करेंगे, बात वही है, डिवाइड बाई 5 into 100। मैं तो कैलकुलेशंस बता रहा हूँ, जल्दी से आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। अभी तक किसी का आया नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। आपको रियलाइज होना चाहिए इतने पैसे का आपका टारगेट है, ये पैसा आपको बचे हुए सालों में जो आपके सामने है, इतना आपको कम से कम रिटायरमेंट फंड के लिए चाहिए। कोई लोग तो परेशान हो रहे हैं, कहाँ से आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा, अभी तक मैं केवल प्रॉब्लम पे जा रहा हूं, मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, सोल्यूशन बता के ही छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो हम सोल्यूशन पे जाएंगे। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, इतना टफ क्वेश्चन दे दिया क्या मैंने? ओके, सर डाल दिया मैंने 5 करोड़। 10 करोड़, 2.4 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़। तो कम से कम आज आप लोग इस 1 घंटे में इस चीज को रियलाइज कर पाए कि आने वाले सालों में आपको, बचे हुए सालों में कितने पैसे की जरूरत है, इतने पैसे बनाने के लिए आपको कितने की SIP करनी पड़ेगी। फिर मैं जा रहा हूं अगेन, देखिए जरा, मैं जाता हूं यहाँ पे SIP कैलकुलेटर, आई नो माई गोल। देखिए, आई नो माई गोल, आपको कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए मैं निधि दुग्गल जी की बात कर लेता हूं, इनको चाहिए 2 करोड़ 60 लाख। 1 2 3 4 5, कितने पैसे चाहिए कि इस, ठीक है, 2 करोड़ 60 लाख। कितने साल में चाहिए मैम? अब ये था तो एज बतानी पड़ेगी, आप बताना चाहें तो। 20 एकदम सही आया है। 12, यानी अगर आप मंथली 26,000 रुपए, मैं सिंपल बता रहा हूँ, किसी सुनील त्रिपाठी की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत नहीं है, 26,000 रुपए मात्र आप निफ्टी में, निफ्टी जो कि आपको 12% का आराम से रिटर्न देता है बिना आपके, इस रिटर्न को, इसको मैं कम कर दूंगा अभी आपको। मुझे पता है 26,000 रुपए हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन जिसको किसी को ट्रस्ट नहीं है, लगता है कि नहीं यार पता नहीं कैसा एडवाइजर होंगे, कौन होंगे सुनील त्रिपाठी, कौन होंगे मेरा फंड एडवाइजर, कौन होगा मेरा बैंक वाला होगा, उसके लिए बता रहा हूं, आराम से निफ्टी में डालिए। यू शुड हैव द ट्रस्ट ऑन इंडिया, यू शुड हैव द ट्रस्ट ऑन निफ्टी। इंडिया ग्रो करेगा तो निफ्टी ग्रो करेगा, उसमें कोई बट नहीं है। 26,000 रुपए अगर आप अगले 20 साल तक करते हैं, आराम से आपके 2 करोड़ 60 लाख हो जाएंगे, और उस 2 करोड़ 60 लाख से आपकी रिटायरमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो सब लोग यहाँ पे ET SIP कैलकुलेटर है, आपको अपना गोल पता है, वो डालेंगे, आपके बचे हुए साल डालेंगे, ग्रोथ रेट 12% डालेंगे जो निफ्टी का है। अगर आप इसको 13-14 कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है, हम आराम से 18% के आराम से, बड़े आराम से कर लेते हैं। 17-18% बहुत आराम से होता है, मतलब इसमें भी बहुत। तो इसके लिए मात्र 11,000 रुपए की जरूरत होती है। अगर आप 11,000 रुपए के अच्छे शेयर खरीदते जाएं, अब बात आती है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आपको नहीं नॉलेज है, आप केवल निफ्टी में डाल देते हैं, तो आपको चाहिए जो अमाउंट आपने अभी कैलकुलेट करके निकाला था, दैट वाज कितना था निधि मैम? वो था अमाउंट 26,000। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, आप अच्छे शेयर्स क्या होते हैं उनको ढूंढ लेते हैं और उनको समय पे खरीद के रखते जाते हैं, तो वो 26,000 की जगह आप इसको, मैं फिर भी अभी भी 25-30-40% की बात नहीं कर रहा जो छूट मूट के लोग करते हैं, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा समझ के आप अपने रिटर्न को 12 वाले को 15, 16, 17 कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 18 नहीं कर पाते हैं, आप इसको 15 भी कर लेते हैं, तो भी आप इसको आराम से 17,000 पे ले जा सकते हैं। तो इसको ऊपर नीचे डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा रिटर्न कर पाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे लिख लीजिएगा इसको, जो लोग 2 साल पहले से मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं, आज के 2 साल पहले मैंने कहा था जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है वो रोएगा। याद है सबको? किसी को याद है ये बात जिसने 2 यस साल? सर, यस सर, कोई यस है? सर, यस सर। यस सर। और आज मैं सबके सामने ये बता रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे रहेगा, कमेंट में जब मर्जी। आज जो गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो बेल में ऊपर 20-20% का सर्कट लग रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहा है, 2 साल बाद वो सब रोएंगे। ये आपको मैं बता दे रहा हूं, जो गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
एक रेल चल रही है, आप रेल को पकड़ो, निकल गए, वो आपके ऊपर है, निकल गए। वो ये है कि जब आपका क्रिप्टो 10,000 से 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 गया, कुछ लोग निकल भी गए उसमें। अगर आपके अंदर वो है कि आप निकल गए, बच गए, वो अलग बात है। अगर आप इन्वेस्टेड रह गए तो आपसे ज्यादा रोने वाला कोई नहीं होगा जो इन गवर्नमेंट कंपनीज में IRFC 5 गुना हो रहा है, पता नहीं रेल टेल, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो जब ऐसा होने लगे तो ये समझ लीजिए ये एक बबल बनता है। ये मैं अपना 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इससे बड़ा बबल, ये ऐसा बबल है कि जब ये गिरेंगे तो ऐसे 20-20 पर, क्योंकि जब सर्किट रखते हैं ना, आप बेच ही नहीं पाते। जिस दिन 20% नीचे लगता है, बेच भी रहा है तो आप कहते नहीं नहीं आज 20% नीचे, कल बेचूंगा, पहले कल फिर 20% और नीचे हो गया। वो ऐसा होता है क्योंकि आपने अपने 1 लाख को 5 लाख होते हुए, 20 लाख होते हुए देखा है ना। तो जब वो अगले दिन 18 लाख होता है, आप बेचते नहीं हो, आपको लगता नहीं नहीं ये तो गिर गया, कल बेचूंगा। वो ऐसा गिरता है कि आप उसको बेच नहीं पाओगे। मेरा हम्बल सजेशन है, वो पैसा जिस रिस्क को आपको लगता है ठीक है आधा हो जाए तो कोई, उन्हीं पैसे को अब गवर्नमेंट कंपनीज में रहने दें। अदरवाइज गवर्नमेंट कंपनीज में अगर आप खरीद रहे हैं तो ठीक है, टीटागढ़ बैगन और फिर क्या मजगांव डॉक करिए, बात करें। देखिए समय से पहले बात करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा काम है एज एन एडवाइजर, एज ए पर्सन आपको गाइड करना। ये एक ऐसा बबल बन गया है, इस बबल में कोई बच नहीं पाएगा। अब मैं जा रहा हूं आपका, हाँ दीदी मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? सर मुझे एक क्लास आपकी अलग से लगेगी। मतलब यहाँ तक तो मैंने काफी बार समझा है। लाइक आई हैव आल्सो टेकन आउट द एवरेजेस ऑफ सम गुड शेयर्स, जैसे बजाज फाइनेंस है, TCS है, और आयशा मोटर है। तो कुछ शेयर्स के एवरेज कैलकुलेटर्स निकाले हैं, जिसका कैलकुलेशन किसी का 20% है, किसी का 16% है। अगर हम एक शेयर में 11,000 या 12,000 डालते भी हैं और SIP के मोड में, एक भी क्यों डालना है आपको? आपने जब आपने देख लिया ये सारे बाजार, इनमें से कोई भी 10 शेयर सोच लीजिए। देखिए अब चलिए आपकी इस बात को पहले सोल्यूशन निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया कि हाँ जी मुझे अपना परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है 15% के आसपास रखना है, 16 रखना है। अब आप देखिए कि पिछले 15-20 साल से वैसे कौन से अच्छे शेयर्स हैं जिनकी सेल्स जो है CAGR बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है। मैं कोई और सबको पता है, सबको पता है चीज। ITC है, बजाज फाइनेंस है, HDFC है, एशियन पेंट है, टाइटन है, ये इंडिया के टॉप शेयर, सबको पता है। अब आपको क्या करना है, इनमें से 10, 15, 20 शेयर आइडेंटिफाई कर लेना है। अब जब अगले हर महीने क्या होगा, हर महीने आपके पास 20 पैसा आ जाए। देखिए इस महीने इनमें से कौन सा सस्ता है। सस्ता कैसे देखना है, हम अपनी क्लासेस में बता चुके हैं। हर महीने आपको सारे शेयर नहीं खरीदने। जैसे मैं खरीदता हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कल मैंने क्या खरीदा, कल मैंने बजाज फाइनेंस खरीदा। मैं आपको, जो मेरे मेंटरिंग वाले हैं उनको पता होगा, कल मैंने बजाज फाइनेंस खरीदा। कैसे खरीदा आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलिए जी, मैंने जो मेरी रेगुलर, ये मैंने इन्वेस्टमेंट वाली बात बता रहा हूँ। कल मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बजाज फाइनेंस में बढ़ाई है। जो मेरी इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एट ऑल हियर, इनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, दिखा देता हूँ मैं आप लोग को स्क्रीनर। लोग क्या करते हैं ये देखते हैं। लोगों ने देखा बजाज फाइनेंस, ये देखिए बजाज फाइनेंस शेयर जो है यार, ये तो शेयर जो नीचे था 55-5600 का, ये था कहाँ 5,000-6,000 का, ये मिल रहा 7,000 में, महंगा हो गया, नहीं खरीदेंगे। नो, वैल्यूएशन देखना है। मैंने देखा 10 साल का वैल्यूएशन, मुझे बजाज फाइनेंस सस्ता दिख रहा है। देखिए ध्यान से, बजाज फाइनेंस इस वैल्यूएशन पे कोरोना में ही मिला था और कभी नहीं मिला था। ये जो वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे आज बजाज फाइनेंस मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इस वैल्यूएशन पे बजाज फाइनेंस केवल और केवल कोरोना में मिला था, या तो फिर जब कंपनी बन रही थी तब मिला था। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट किटी है, जिसको मैं अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए लगाता हूं, तो उसका सिंपल सा एक रूल है, सबको बता चुका हूं। जो लोग मुझसे फॉलो करते हैं सब जानते हैं। वैल्यूएशन देखिए, आपने 15, 20, 25 स्टॉक आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उसमें देखिए कौन सा स्टॉक आपको आज सस्ता मिल रहा है। सस्ता, कुछ स्टॉक को हम पी के टर्म्स में देखते हैं, कुछ को हम पीबी के टर्म्स में देखते हैं, किसको पी में देखते हैं, किसको पीबी में देखते हैं, पी क्या होता है, पीबी क्या होता है, ये सारी क्लासेस हम कर चुके हैं। जो नहीं कर चुका है वो क्लासेस होती हैं, वीडियोस बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। नए बैच ज्वाइन होता है उसमें देख सकते हैं। तो लेकिन जो सस्ता मिल रहा है उसको लेते जाइए। अब आपको हर महीने 20,000 रुपए लगाने हैं मान लीजिए। अब
अब मुझे कोई कहे कि हाँ जी क्या लें, अब कहे जी चलो जी आईटीसी देखते हैं, जी आईटीसी मैं ले रहा हूँ, लेकिन क्या मैं अभी लूंगा, तो मैं देखता हूँ जी आईटीसी क्या लेना चाहिए। देखिए आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब चलिए आईटीसी की बात करते हैं, पी के टर्म्स में देखते हैं, तो मुझे लगा आईटीसी बहुत अच्छा है, लेकिन सस्ता नहीं है। देखिए ध्यान से, आज आईटीसी बहुत अच्छा है लेकिन सस्ता नहीं है। देखिए जरा, ऊपर पहुंच गया, आपने एवरेज के ऊपर आ गया। तो अब मुझे आईटीसी लेना है लेकिन सस्ते पे लेना है, तो बस सस्ता, जो जिस महीने जो सस्ता दिखे वो ले लीजिए, 1-2 शेयर, 1-2 शेयर, ऐसे करते हुए Yes, sir. बढ़ना होता है। तो आई होप मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया मैं। यस सर, मैंने भी बजाज फाइनेंस लिया है, बट आई एम हैप्पी, अब मुझे सर्कुलेशन समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने सर क्या आईटीसी सस्ता नहीं है? किसी को मीडियम पीस है। रिकमेंडेशन नहीं है, किसी को रिकमेंडेशन नहीं है, मैम को मैंने एक एग्जांपल के लिए बता नहीं दिया। सर, मैंने पिछले हफ्ते लिया था। ठीक है, तो मैं, क्योंकि मैं ले रहा हूं अगले 20 साल के लिए, आज मैंने 7200 पे लिया, कल को वो 7000 हो जाएगा, मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि अगले 20 साल में क्या होने वाला है। मुझे पता है कि अगले 20 साल में बजाज फाइनेंस का यही होना है जो कि पिछले 20 साल में हुआ। अगर आप देखेंगे, सॉरी 20 साल का तो खैर डेटा है नहीं, लेकिन जितना है वो दिखाया था मैं आपको। ये देखिए, ये आपको 10 साल का डेटा देखिए, ये देखिए बजाज फाइनेंस कहाँ से कहाँ गया है पिछले। मुझे तो समझ में आता है, ठीक है, मैं तो कहता हूँ इसका आधा भी मिल जाएगा ना तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो जाए। इसका आधा, जो जो रिटर्न उसने पिछले 15 साल में दिए हैं उसका आधा दे दे मुझे, तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो वो अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। खैर चलिए, लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन जो हमारा आज का है उसके बाद करेंगे। एक यहाँ पे मैं जाता हूँ, आप लोगों को एक और सिंपल कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ, रिटायरमेंट कैलकुलेटर। अगेन रूल ऑफ 5% आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है। रिटायरमेंट का रूल ऑफ 5%। आज आपका खर्चा 1 लाख रुपए महीने का है, 1 लाख रुपए महीने का, यानी साल का हो गया 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए आज आपको पता है 20 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन आज सबको पता है कि आज क्या खर्चा है। टमाटर कितने खरीदते हैं, गैस कितने का लेते हैं, पेट्रोल कितने का लेते हैं, बिजली का बिल कितना लेते हैं, सबको पता है। महीने का खर्चे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैंने कहा आज आप निकाल लीजिए कि आप रिटायर हो चुके हैं, आपका क्या खर्चा आज होगा वो निकाल लीजिए। नाउ अगर आपका 12 लाख रुपए आज का है, 12 लाख 5% किस अमाउंट का होता है? 12 लाख 5% 2,40,00,000 का होता है। 12 लाख इंटू 20 कर दीजिए, या 12 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 10 100 कर दीजिए, तो 2,40,00,000 मैं यहाँ पे डालता हूं। देखिए 2,40,00,000, ये मैंने 2,40,00,000 रुपए डाल दिए। जीरो तो पूरे है ना, कि कोई जीरो कम है तो मुझे बता देना, है जीरो कम ना। अब 2,40,00,000 चाहिए। मैं अपनी एज के हिसाब से देखता हूं तो मेरे पास 17 साल हैं इस काम के लिए। अपना अपना एज सबको पता है, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे वो एज डालनी है जो आपकी करंट एज है, आपने यहाँ पे अपनी एज डाल देनी है। नाउ आपको रिटायरमेंट कब लेना है? मेरे को 60 ईयर्स में मान लो लेना है, आपको अपना रिटायरमेंट की एज डाल देनी है। आपको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डाल देना है। ये सारी चीजें सब कुछ है। आपने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 6% डाल दिया, और आपने एवरेज रिटर्न, मैंने कहा चलिए कोई नॉलेज नहीं है आपको इक्विटी का, आपने यहाँ पे केवल 12% डाल दिया, ठीक है। तो आज आपको इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 17 साल के लिए हर महीने 95,000 रुपीज की सेविंग करनी पड़ेगी। क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 75,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठी कर लें, और आप अपने इसी रिटर्न को आप थोड़ा सा, तो ये आपका आधा हो जाता है। ध्यान से देखिए, आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत। अब देखिए, जब मैं 18% रिटर्न की बात करता हूं तो इसका 2 तरीका होता है। लोगों को लगता है कि 18% रिटर्न नहीं आ सकता, बहुत आराम। जो लोग 2 साल से जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूं, वो लोग मुझे बताएंगे, सपोर्ट करेंगे। जब आप 18% रिटर्न की बात करते हैं, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो सबसे पहले 2-4-5% तो आपकी सेविंग हो जाती है। जो आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं ना, चलो आप शिमला घुमाते हैं, चलो आप साड़ी खरीद लेते हैं, चलो आप पता चलता है दोस्तों की पार्टी में चले जाते हैं, तो आप मार्केट से अगर 12 भी कमा रहे हैं ना, तो आपकी रिटर्न वो 18 हो जाती है। आपको 18 मार्केट से कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करने लगते हैं, मैं तो मेरे अकाउंट में जैसे ही पैसा आता है तो मैं देखता हूँ कौन सा शेयर सस्ता है वो खरीदिए। अब कोई कहता है चलो जी पार्टी है, पैसे ही नहीं है जी, कहाँ से पार्टी?
अब देखिए हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में, हुआ क्या कि आपकी 4-5% तो रिटर्न आपने सेविंग से बना ली ना। आपकी अगर आप सेविंग्स महीने की 4% बढ़ जाती है तो 12 + 4 16 हो गया ना। तो ये मत सोचिए कि 16% रिटर्न करने के लिए आपको बहुत कुछ नॉलेज, रिसर्च, ये वो कुछ करके बहुत कुछ आइंस्टीन बनना पड़ेगा। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। थॉट प्रोसेस को बस बदलना है कि जी अकाउंट में पैसा आया और कौन सा शेयर खरीद लिया, काम खत्म। अगर आपने अपने सेविंग को 3-4-5% बढ़ा दिया, काम हो गया। 4% की सेविंग बढ़ा दी, 12% का रिटर्न ले लिया, 16 हो गया। 1-2% थोड़ा सा रिसर्च करके अगर उसको 12 को 13 या 14 कर लिया +4 तो 18 हो गया। इस तरह से आप 12 को 18 करेंगे। 12 को 18 करने के लिए आपको मार्केट से ही 18 लेने की जरूरत नहीं है। तो बड़े आराम से आपके पास वो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे जब आप अच्छी लाइफ जी सकेंगे, आप प्लान कर सकेंगे। अपने स्टडी टेबल पे, अपने कमरे में अपने लाइफ का गोल लगा के रखिए, इतना पैसा करना है, हर महीने इतनी सेविंग करनी है, ये रिटर्न मुझे एक्सपेक्टेड है, ये मुझे चाहिए। अगर आप प्लान करेंगे तो वो हो जाएगा। प्लान ही नहीं होगा तो हमेशा परेशानी होगी, एज निकलता जाएगा। आई होप मैंने आज टीचर्स डे के दिन आप लोगों का टाइम लिया और आपके इस टाइम को मैंने पॉजिटिवली यूज किया होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपना अपना फीडबैक जरूर ग्रुप्स पे डालेंगे। अभी मैं आप लोग के आंसर दूंगा, प्लीज लीव मत करिएगा। मैं आप लोग के क्वेश्चंस दूंगा, मैं विनर भी अनाउंस करूंगा। निधि मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक और क्लास की रिक्वेस्ट है, 10 lakhs वाला जो आपने एक पैरामीटर दिया था कि अगर आप 10 lakhs सेव कर लेते हैं शेयर्स में, 10 लाख 10 लाख 10 lakhs अगर आपकी सेविंग है और अगर आप उसको शेयर्स में लगाते हैं हाँ तो भी रिटायरमेंट सेफ है। लाइक अच्छा। एक भी आपका वो भी है, तो उस पे भी आके एक अच्छा क्लास मैं लीजिएगा। आपको बता दे रहा हूँ, अभी आप लोग को एक डेटा मैं बता रहा हूँ। आप में से कोई अगर ऐसा है जो 25 से 30 साल के एज की ग्रुप का है, अभी 25-26 साल का है, 24 साल का है, तो आप अपने जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, आपके बच्चे, आप नहीं है तो आपके बच्चों वाले टाइम में आप इसको यूज करें। आप अपने जीवन में 25 से 30 साल में जितना अमाउंट सेव करेंगे, सपोज आपने 25 से 30 साल में आपने हर महीने 50,000 सेव किया और 30 साल के बाद आपने बंद कर दिया। 25 साल से आपने क्या किया, 20,000 सेव किया, जो भी आपका मन करता है। आपने सेव किया 20,000 रुपए। विषय ध्यान से सुनना, आपको काम आ सकता है। ठीक है, आपने 20,000 रुपए हर महीने सेव किया। अमन, आप भी ध्यान से सुनना। आपने 20,000 सेव किया, 25वें साल, 26वें साल, 27वें साल, 28वें साल, 30 साल तक किया और 30वें साल आपने छोड़ दिया सेव करना। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा बच्चा है, दूसरा पर्सन है, उसने 31वें साल से शुरू किया और वो 60 साल तक सेम अमाउंट सेव करेगा। आपका पैसा ज्यादा होगा जिसने 25 से 30 साल सेव किया। आपने 5 किया, उसने 30 साल किया, लेकिन जब आपका कैलकुलेशन होगा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहां पे मिलेगा, वो बंदा 31 साल से लेके 60 साल तक जितना करेगा, आपने केवल 5 साल करके छोड़ दिया, उसके बाद जीवन में कुछ और करने लगे, आपका पैसा उससे ज्यादा होगा। 1 रुपए ज्यादा होगा, 2 रुपए ज्यादा होगा, वो नहीं, कैलकुलेशन करके देख लेना, मैंने आपको कैलकुलेटर्स दिखा दिए हैं। आपका पैसा ज्यादा होगा। इसलिए जितने अर्ली एज में आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, आप अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, आप लोग सारे के सारे टीचर्स हैं, क्लासेज में ये चीजें बता पाते हैं कि बेटा जब आप पहली बार जॉब ज्वाइन करो तो ये 5 साल कर लेना, उसके बाद कुछ और करना, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, जो करना है करो। रिटायरमेंट की प्लानिंग 5 साल में करके खत्म, जी रिटायरमेंट हो गया मेरा। सोचिए कितना अच्छा है कि 5 साल में रिटायरमेंट करके खत्म, उसके बाद आप जो मर्जी वो करना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नोइंग द फाइनेंस। ठीक है, तो एनीवन, एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चंस, कुछ किसी को बोलना? आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चंस। किसी को कुछ नहीं बोलना? सर क्वेश्चन नहीं है, ऐसे एकदम आंखें खुल दी। अच्छा, आंखें इतना खोल लकी गई कभी फील नहीं हुआ। कि इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी लाइफ में। हाँ सर, वो तो अलग बात है, बट एक्चुअली भी इतना लकी कभी फील नहीं हुआ कि सामने से कोई, मतलब इट्स अ ग्रेट नॉलेज एक्चुअली। आपको नहीं मिलती ऐसे कहीं भी, आप नहीं मिलती, आप ढूंढते हैं तो भी नहीं मिलती, आप तो फिर भी आके दे रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बस मेरा यह है कि प्लीज इस नॉलेज को आगे जितना हम लोग पहुंचा पाए, आप लोग अपने क्लासेस में, स्कूल में, भाई बहन को, हो सकता है आपका कोई छोटा भाई, आप 40 साल के हो गए, आपका कोई छोटा भाई हो भी 25 साल का है, उसको बता दें, कम से कम उसकी लाइफ तो सेफ हो जाए, वो तो अपने लिए कुछ कर पाए।
हमें लग रहा है अब इतने 15 साल बच्चे हैं, 17 साल बच्चे हैं। देखो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था, मेरे पास वहाँ पे प्रोफेसर बंसल थे, उन्होंने हमें बता दिया, उन्होंने हमें इक्विटी के बारे में बता दिया, हमने उस चीज को जानना शुरू किया, हमने वहां से करना शुरू कर दिया। हमारी लाइफ तो हो सकता है हर आदमी के लाइफ में कभी ना कोई आता है और वो कर जाता है। तो दैट यू हैव टू थिंक कि आप किसी के लाइफ में अगर कर पाए कुछ पॉजिटिव तो दैट विल बी बेटर। एनीवन Sir, ऑफ यस प्लीज। happy Teachers Day and thank you so much for being such a wonderful teacher, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Anyone want to give any feedback of the session? Anyone? सर बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं टीचर को, सर आपने हमें दे दिया। अच्छा मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ किसी ने किसी को तो दिया। Anyone else? सर आप तो गिफ्ट देते ही रहते हैं, लेकिन आज का जो गिफ्ट था वो बहुत ही मजा आ गया। मजा आया? जी सर। बाकी दिन मजा नहीं आ पाता सर? नहीं सर, मजा तो मैंने यही बोला सर, गिफ्ट तो आप रोज ही देते हैं, अक्सर ही देते हैं, लेकिन आज का गिफ्ट बहुत स्पेशल था, आई ओपनिंग। मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके कैलकुलेशंस करके प्लान करके ही किया था। ऐसा नहीं है, मैंने रिटायरमेंट पे मैंने पहले भी सेशन लिए हुए हैं आप लोगों के, जो लोग पहले जुड़े हुए हैं लिए हुए हैं, लेकिन वही है कि बार बार याद दिलाने से याद रहती है, जैसे हम बच्चों को याद दिलाते रहते हैं। सर मेरा फर्स्ट टाइम था ये। अच्छा आपका फर्स्ट टाइम था? किसी ने पहले भी रिटायरमेंट प्लानिंग का सेशन किया हुआ है? यस ये सर किया हुआ है सर। सर किया हुआ है तो सर रिवीजन जैसा आपने कहा ना, इससे कैसा था, वो पहले नोटबुक में लिखा था, अब वो प्रिंट हो गया है, वापस रेफर नहीं करना पड़ता है। चलिए थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट करूंगा, और मेरे लिए टीचर्स डे का गिफ्ट यही हो सकता है कि अगर आप लोग एक पर्सन को और ये इंफॉर्मेशन दे पाए कि हाँ जी आप इस एज में हो, आप अगर ऐसा कर लो तो आपकी लाइफ बेटर हो। वो आपका बच्चा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके क्लास में कोई हो सकता है, आपके कोई कलीग हो सकता है, किसी को भी करे। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने ऐसा किया? उस पर्सन को शेयर मार्केट के ग्रुप में ऐड कर दें, ठीक है, इससे, या उस पर्सन से एक उसकी नॉलेज का फीडबैक लेके एक छोटा सा आप उसको फीडबैक भेज दें, मुझे उसे लगेगा हाँ कि आपने कुछ किया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब आप बात करते हैं कि आज हमें एक अनाउंसमेंट करनी है। 2 लोगों को हम मेंटरिंग फ्री देने जा रहे हैं अगले 1 साल के लिए। अब वो मेंटरिंग किसको फ्री मिलेगी वो डिपेंड करेगा आपके फीडबैक पे। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा। कहाँ पे फीडबैक पे? टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि अदरवाइज ग्रुप्स व्हाट्सएप के बहुत अलग अलग हैं, तो किसका कहाँ जाएगा? टेलीग्राम पे आई होप सब लोग हैं। जो टेलीग्राम पे नहीं हो, पहले मुझे टेलीग्राम मुझे सर आपको इस बात पे तो सोशल मीडिया पे भी मांगना चाहिए, आप सिर्फ टेलीग्राम तक ही रुके हुए हैं। नहीं ठीक है, कहाँ क्या करना चाहिए त्रिशा? सोशल मीडिया पे भी मांगना चाहिए आपको। सोशल मीडिया पे किस पे मांगे? त्रिशा जहाँ पे बोलेगी वहीं पे मांग, बताओ। एक सर टैग करके आपको, टैग करके सर हर जगह, सर हर जगह, हर चलो, जगह ठीक है, सर, सब चलो जगह। ठीक है। फीडबैक किसने दिया, कहाँ दिया, उस पर डिसाइड करेंगे। चलो त्विषा एंड अमन, और कौन होगा? नूर। ये तीन लोग होंगे, ये डिसीजन मेकिंग पैनल में होंगे। त्विषा, अमन और नूर, ये 3 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, ये 3 डिसीजन मेकिंग पैनल में होंगे कि किस टीचर को, बिकॉज दिस गिफ्ट इज फॉर टीचर, तो आप लोगों को तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, तो दैट इज द रीजन। तो टीचर्स डे गिफ्ट है, तो आप तीनों डिसाइड करेंगे on the basis of feedback on different media कि who 2 people, because 50,000 के आसपास हमें देना है, तो 2 लोगों को देंगे तब होगा, ठीक है। तो 2 लोगों को मेंटरिंग के लिए हमें फ्री करना है अगले 1 साल के लिए, ठीक है। तो यू हैव टू वॉच, यू हैव टू सी एंड देन वी विल कम टू द कंक्लूजन, ठीक है, ऐसा कर लें। I personally think कि अगर नॉलेज इतनी अच्छी है तो मीडिया, सोशल मीडिया इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू, तो हो गया, put सब लोग people. फीडबैक देंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि हम किसको देंगे, ठीक है। त्विषा, अमन एंड नूर, यू बोथ कैन, ऑल 3 कैन गिव योर लिंक ऑल्सो, सो दैट के लोग आपको भी टैग कर दे, ताकि आपको पता चले कि किसने कहाँ क्या फीडबैक दिया, ठीक है। तो आप उसी टेलीग्राम पे अपना वो आईडी डाल देना, सो दैट के लोग टैग कर देंगे, आपको भी मुझे भी तो आइडिया लग जाएगा ना, अदरवाइज ढूंढना पड़ेगा किसने कहाँ क्या डाला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू Thank you so much. थैंक यू।